अंदर आ सकती हूँ दीदी? पीने वालों को एंट्री नहीं है ऐसा मैंने बोर्ड तो नहीं लगाया है। बहुत रात हो गई है इसीलिए लगा था आप सो रही होंगी। मुझे तुम्हारे जैसे पी कर सोने की आदत नहीं है। तुम्हारे जीजा जी ने तो अपनी सारी संपत्ति विशाल की पत्नी के नाम कर दी है। लेकिन आप तो नैनी का नाम भी स्वीकार करने से इनकार कर रही हैं। मैं कह चुकी हूँ ना कि वो मेरे बेटे की पत्नी नहीं है। और सच तो ये है कि वो इस घर की बहू भी नहीं है। दूसरी शादी करवाने से संपत्ति दूसरे के हाथ में जा सकती है, लेकिन विशाल को मुसीबतों से बचाने वाला हाथ नैनी के अलावा कोई नहीं। दूसरी शादी होगी तो फिर वो लड़की कहाँ रहेगी? दूसरों से भीख मांगते हुए अपनी जिंदगी गुजारेगी। हाँ, पुजारी की पोती होने के नाते मांग कर खाना उसके लिए कोई नई बात नहीं। गलतफहमी में है दीदी। सच को कबूल नहीं कर पा रही हैं आप, अच्छाई को देख नहीं पा रही हैं। हे, बकवास बंद करो। तुम हर दिन अपना ब्रांड बदल कर पी सकती हो, लेकिन इस तिलोत्तमा का सिर्फ एक ही ब्रांड है। ये किसी की परवाह नहीं करती। जो कहती है वही करती है। विशाल की शादी तो करवा कर रहूंगी। आप एक औरत के साथ अन्याय कर रही हैं। इस बात की माफी नहीं होती। पुण्य करके तुम्हें क्या मिल गया? पति ने छोड़ दिया और अब तुम शराब नहीं छोड़ पा रही। खरी खोटी सुनना, ऑमलेट बनाकर खाना, क्या है तुम्हारी जिंदगी? अब जाकर बोतल में जो थोड़ी सी शराब बची है वो भी पी लो। जाओ। यहाँ आकर मुझे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं। जरूर महसूस करेंगी दीदी। जरूर महसूस करूंगी। गेट आउट। पता नहीं किसकी नजर लग गई। दीदी और जीजाजी एक साथ परिवार बसाने वाले थे। इसी खुशी में मैंने पूरे मन से फूलों से कमरे को सजाया था, लेकिन पता नहीं कैसे वहाँ आग लग गई। उनका घर बसने से पहले ही सब कुछ बर्बाद हो गया। जो हुआ सो हुआ। बच्ची को तो कुछ नहीं हुआ ना? वो तो जीजाजी साथ में थे इसलिए बचा लिया। सिर्फ कपड़े जले हैं और कोई नुकसान नहीं हुआ। खुश हो जाइए। तुम दुखी क्यों हो बेटी? किसी को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ? आग पकड़ने से पहले मेरे पति की बातें सुनकर मेरा दिल जल गया दादाजी। वो बातें बताकर मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती। मेरा चुप रहना ही सही। अगर कुछ बात है तो हमें बताइए ना दीदी। अगर ऐसे ही रोती रहेंगी तो कैसे पता चलेगा? नई साड़ी जल गई इसलिए दुखी हैं? दुख उस बात का नहीं है। नैनी शादी के बाद मायके आई और आते ही ऐसा हो गया। इस बात से किसी को भी दुख हो सकता है।
आप किसी सोच में मत पड़िए। आपकी सीताराम जैसी जोड़ी को देखकर किसी की नजर लग गई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। साहब जी उन बातों को अंधविश्वास मानते हैं दादाजी। आप कुछ मत बोलिए। मैं जानती हूँ, जब मेरी साड़ी जल गई थी तब साहब जी श्री राम की तरह मेरे पास आए थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उनके मन में जो भी था उन्होंने मुझे सब बता दिया। तब मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। आंखों से बस आंसू बहने लगे। शायद खुशी के आंसू थे। जैसे ही आंखों में आंसू आए ना, वैसे ही वहाँ कमरे में आग लग गई होगी। आज इनकी वजह से ही जीजाजी के मन को दुख पहुँचा। क्या बोल रही है तू? सच बोल रही हूँ माँ, जो हुआ वही बोल रही हूँ। जो होने वाला है वही बोल रहा हूँ। बाबू, भगवान जैसा नहीं, बड़े होने के नाते कह रहा हूँ। स्त्री को वस्त्रहीन सिर्फ वही देख सकता है जिसने उसके गले में मंगलसूत्र बांधा होता है। वंश की उत्पत्ति में जो बाधा है, उस बात को लेकर अपने मन में किसी प्रकार का खोट मत रखिए। भले ही जो हुआ वो अपशगुन है। आपने अपनी पत्नी को देखा है, मतलब आने वाले कल आपके प्रतिरूप को गर्भ में रखकर संस्कार वाले, विनम्रता वाले, 9 महीने के बाद आपको पिता बोलने वाला कोई संतान आने वाला है। अग्नि के समक्ष ये शादी हुई है और फिर अग्निदेव की वजह से ही ऐसा हुआ है। जो भी आपदा विपदा है वो आज समाप्त हो गया। आज फिर से आग पकड़ ली तो समझ लो ये फिर से अग्निदेव का आशीर्वाद मिला है। यही समझकर खुशी खुशी दोनों घर जाइए। अब मैं क्या बताऊं घर पे सबको कि जैसा दादाजी बोल रहे हैं वो सच नहीं है। ऑफिस की फाइल देखने के बजाय कैलेंडर देखना ज्यादा अच्छा रहेगा। किस लिए? अच्छे दिनों के लिए। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, किस्मत बदलनी चाहिए। मेरे बेटे की किस्मत बदलनी शुरू हो गई है। दूसरी शादी के बाद विशाल हमेशा खुश रहेगा। दूसरी शादी, ये तुम कह रही हो? तो विशाल की शादी नैनी के साथ पहले ही हो चुकी है, तो तुम मानती हो कि नैनी विशाल की पहली बीवी है। क्यों, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? तो फिर क्या करूं मैं? सिर हिलाकर हाँ कह दूं या व्हाइट पेपर पर ये लिखकर दे दूं कि विशाल की पहली पत्नी नैनी ही है? ये मुझसे नहीं हो पाएगा। एहसासों को समझने वाला अगर मन हो तो ही व्यक्ति इंसान बनता है। मान लीजिए मेरा दिल पत्थर का है, मान लीजिए कि मुझ में इंसानियत ही नहीं है, मैं विशाल की दूसरी शादी करवा कर ही चुप रहूंगी। रहो। आप चुप कीजिए। मुझे रोक सकते हैं क्या? यही पूछने आई हूँ। तिलोत्तमा, जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी मैंने कोई एतराज नहीं किया था, क्योंकि मेरी दूसरी शादी नहीं थी।
रजिस्ट्रार की दस्तखत करने के बाद वो शादी ही होती है। वो समाज के नजर में हुई होगी। पद तो दे दिया आपने, पर इज्जत चली जाए ऐसे हालात लेकर नहीं आए हैं, यही कहेंगे ना? फिर भी ऐसे कैसे बात कर सकती हो तुम? देखिए, बच्चों की खुशी के लिए साथ रहेंगे। आपकी इसी बात पर मैंने अमल किया है। विशाल को खुशी तभी मिलेगी जब वो अपनी पसंद की लड़की के साथ जिंदगी बिताएगा। स्वामी जी ने भी कहा है कि विशाल की दूसरी शादी करवा दो, और मैं ऐसा ही करूंगी। सबके सामने आप चिल्लाकर झगड़ा करेंगे, फिर भी मेरा फैसला नहीं बदलेगा। और खास करके इस घर के गुरुदेव की बातों को नजरअंदाज नहीं करूंगी। नैनी के साथ अन्याय करके आखिर क्या मिलेगा तुम लोगों को? सबकी खुशियां अलग अलग होती हैं। अब आप इसे कुछ और नाम देंगे तो कोई परवाह नहीं। विशाल के नाम के बगल में सुंदर और स्टेटस वाली लड़की का ही नाम होगा। मैं चाहूं तो गुस्से में आकर तिलोत्तमा को घर से बाहर निकाल सकता हूं, पर अगर ऐसा करूंगा तो उससे पागलों की तरह प्यार करने वाला विशाल मुझे गलत समझ बैठेगा। फिर वो किसी भी हद तक जा सकती है। नैनी और विशाल के बीच में आकर पति पत्नी का बंधन भी तोड़ सकती है। अब क्या होगा? आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। जल जाएगी नैनी। नैनी, सावधान रहना नैनी। पुलिस भैया की बहन सुधा ने जो बोला वही हुआ। जल जाएगा यही तो कह रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी साड़ी जल गई, मैं खुद जल जाती, लेकिन जब तक खतरा आया नहीं तब तक मुझे पता नहीं चला। वैसे उस समय वहां पर सुधा क्यों आई थी? क्या कर रही थी वो? उसे कैसे पता चला? वो मुझे बताना क्यों चाहती थी? शहर जाकर मुझे पुलिस भैया से और सुधा से मिलकर ये सब पूछना होगा। किससे बातें कर रही हो? हाँ, कोई भी नहीं है साहब जी। अब मैं अकेली हूँ यहाँ पर। इसीलिए मैं तुम्हें मेंटल कहता हूँ। ठीक है, तुम्हें कहकर कोई फायदा नहीं है। हाँ, तुम ऐसी हो और मैं भी ऐसा ही। निकलना होगा, टाइम हो रहा है। अगर अभी निकलेंगे ना तो रात तक शायद हम पहुंच जाएंगे। ठीक है साहब जी, जल्दी निकलते हैं। हेलो। हाँ, तुम कहाँ चली? साथ में शहर। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम शहर की हो। मैं अकेला ही जा रहा हूँ। फिर कब आकर आप मुझे वापस ले जाएंगे? मैं अब नहीं आऊंगा। तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगी। आप ये क्या कह रहे हैं साहब जी? मैं आपको पसंद नहीं हूँ ऐसा आपने कहा था, लेकिन आप मेरे साथ नहीं रहेंगे ऐसा कभी नहीं बोला आपने। दोनों में कोई अंतर है क्या? आप मुझसे प्यार नहीं करते, पर किसी न किसी दिन आप मुझे जरूर समझेंगे। इसी उम्मीद से वहाँ रहना चाहती हूँ।
जिसके साथ शादी हुई है अगर वही सामने ना हो तो भले ही स्वर्ग क्यों ना हो, कभी खुशी नहीं मिलेगी साहब जी। मैंने तुमसे हॉस्पिटल में ही कहा था ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ दूंगा। आप अस्पताल से सीधा मुझे घर लेकर गए थे साहब जी। जब मैं घर गई थी तब बड़ी मेम साहब जी ने मुझे अच्छे से सजाकर गांव में त्योहार के लिए ही मुझे यहाँ भेजा था ना। उन्होंने जाने के लिए कहा था, जाकर वापस आओ, ऐसा नहीं कहा। मुझे अब यहाँ से जाने दो प्लीज। विशालाक्षी माँ, ये आपने मुझे क्यों दिखाया? साहब जी को कुछ होने वाला है क्या? अभी अगर मैं उनके साथ नहीं गई तो उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा और उनकी जान चली जाएगी। तब मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा है माँ? नहीं, साहब जी को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, और अगर जाएंगे तो मुझे भी साथ लेकर जाएंगे। तभी मैं अपने सुहाग की रक्षा कर पाऊंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए साहब जी। आप मुझे मेंटल कहें या पागल कहें, बेवकूफ कहें, आप मुझे जो कहना चाहते हैं कहें, आपकी मर्जी। लेकिन आज आप इस अनपढ़ त्रिनयनी के 3 सवालों का जवाब देकर ही जा पाएंगे साहब जी। सवाल क्या है? पहला, मेरे बदन पर तुम्हारी छाया भी ना पड़े ऐसा कहने वाले आग लगने पर मेरी साड़ी खींचकर आपने मुझे बिना कपड़ों के देखा, तो अब आप मेरे पति हुए या नहीं, बताइए साहब जी। दूसरा, शादी करने के बावजूद भी आपने मेरा ख्याल नहीं रखा। कम से कम आपके साथ रह सकूं ये सोचने वाली मेरे गले में रीति रिवाजों के कारण मंगलसूत्र आपने क्यों पहनाया साहब जी? तीसरा, मुझे छोड़ देंगे और मुझसे पीछा छुड़वाएंगे, ये मुझे मेरे मायके में ना कहकर मेरे ससुराल में कहना चाहिए था। आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं, पर इस बार आपने झूठ छुपाया और बिना सच बताए आप मुझे मेरे मायके छोड़ने आ गए साहब। बताइए साहब जी, मेरे सारे सवालों का अगर आपके पास सही सही जवाब है और आपको लगता है कि ये जवाब सही है, तो मैं सच में मेंटल हूँ जैसा कि आप कहते हैं। बताइए ना साहब जी। पूछती तो शायद जवाब दे पाता, लेकिन ऐसे झाड़ दोगी तो मैं क्या बोलूंगा? तो अब बोलिए आप, पर यहाँ पर नहीं।
मेरे ससुराल में मुझे बोलिए कि तुम मेरी बीवी नहीं हो और अब तुम अपना रास्ता देख लो। ऐसा अगर मेरे ससुराल में बोलते तो यहाँ मेरे गांव में मैं नहीं, इस गांव में आपको मेरी लाश लानी पड़ती। ऐसी बात मत करो नैनी। तो फिर अब आप मुझे एक शब्द भी नहीं बोलेंगे और मुझे अपने साथ ले चलेंगे। चलो चलते हैं। मुझे माफ कर दीजिए साहब जी, मैंने कभी आपसे ऐसी बात नहीं की, पर अगर आपके साथ आऊंगी तभी मैं आपको बचा पाऊंगी। ये मुझे समझ आ गया है। भले ही आप मुझे पसंद करें या ना करें, पर मैं आप पर कोई भी आँच नहीं आने दूंगी साहब जी।